नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th नागरिक का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 160 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 161 नंबर के सवाल में पूछा गया है, जातीय असमानता का एक प्रमुख आधार क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो जातीय असमानता है, जो जातीय विभिन्नता है, उसका एक प्रमुख आधार क्या है। आपके ऑप्शन है धर्म, शिक्षा, आर्थिक स्थिति या फिर जाति। 161 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा जाति। क्या होगा? जाति। जातीय असमानता का एक प्रमुख जो आधार है वो है जाति। जाति के आधार पर ही हमारे समाज में जातीय असमानता जैसी जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, जातीय असमानता, जातीय विभिन्नता का जो प्रमुख आधार है वो है जाति। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो विभिन्न जातियों के होते हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में रहने वाले लोग एक ही जाति से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग जाति से संबंधित होते हैं। हमारे समाज में कुछ जातियां उच्च है तो कुछ जातियां निम्न है। जो जाति उच्च है अर्थात उच्च जाति से संबंधित जो लोग हैं उन्हें समाज में एक विशेष अधिकार प्राप्त है, उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें निम्न जाति के लोगों का, तो बाबू जो भी व्यक्ति, जो भी लोग निम्न जाति से संबंधित होते हैं, निम्न जाति से आते हैं, उन्हें बिल्कुल भी समाज में कोई सम्मान, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। लोग उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं। लोग बिल्कुल भी उन्हें अपने समाज में एक विशेष स्थान नहीं देते जितना कि उच्च वर्ग के जाति के लोगों को देते हैं। तो इसी कारण हमारे समाज में जाति असमानता उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो उच्च जाति और निम्न जाति के कारण। उच्च जाति और निम्न जाति के कारण ही हमारे समाज में जाति वाली जो विभिन्नता है वो देखी जाती है। दोस्तों, निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो उच्च जाति के लोगों के द्वारा शोषित होते हैं। उनका शोषण उच्च जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि निम्न जाति इतने पिछड़े होते हैं कि उनके पास से अपने आप के पेट को चलाने के लिए कोई भी विशेष जो बाबू अधिकार है वो नहीं होता। अधिकार कहने का मतलब है वो अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहकर वो काम करते हैं। और ये निर्भर रहते हैं किस पर? ये निर्भर रहते हैं उच्च जाति के लोगों पर। उच्च जाति के लोगों के द्वारा इनसे काम कराया जाता है और काम के बदले जो पैसे मिलते हैं इसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। निम्न जाति में आने वाले लोग अशिक्षित होते हैं, बेरोजगार होते हैं, और साथ ही उनकी जो स्थिति होती है वो बहुत ही खराब और जर्जर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जातीय असमानता जो है वो जातीय असमानता जाति के आधार पर ही उत्पन्न हुई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न जाति में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित होने के कारण ही उनके पास ये ज्ञान नहीं होता कि हम कैसे समाज में अपना स्थान बनाएं, हम कैसे आगे बढ़ पाएं, कैसे हम जाति को आगे लेकर
लेकर जा सके, यानी कि अपने निम्न जाति को भी समाज में उच्च कर सके, उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता। हालांकि सभी के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निम्न जाति में आने वाले जो लोग हैं सभी लोग बिल्कुल भी अशिक्षित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने निम्न जाति को भी आगे लेकर गए हैं समाज में, और समाज में अपने निम्न जाति को आगे बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि जो उच्च जाति के लोग कर सकते हैं वो निम्न जाति के लोग भी कर सकते हैं, निम्न जाति के व्यक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों के द्वारा यह मानसिकता बन चुकी है कि निम्न जाति के लोगों को बिल्कुल भी समाज में कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज के लायक नहीं है, वो हमारे समाज के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी निम्न जाति से ही थे, वो भी दोस्तों एक छोटे जाति से ही अपना संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर समाज में एक नई छवि बनाई, एक नई पहचान बनाई और अपने निम्न जाति को समाज में आगे लेकर आए, समाज में उन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त करवाएं। और आप देख सकते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जो काम किया है निम्न जाति के लोगों के द्वारा, निम्न जाति के लोगों के लिए, निम्न वर्ग में आने वाले लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो काम दोस्तों आज भी बाबू आप देख सकते हैं कि चल रहा है। आज भी समाज में निम्न जाति के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष उनको जो सम्मान है वो प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आज इस वर्तमान स्थिति में निम्न जाति से आने वाले लोगों के साथ छुआछूत की भावना की जाती है, भेदभाव की भावना की जाती है, जात पात की भावना की जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के आधार पर, उन्होंने अपने नीतियों के आधार पर छुआछूत, जात पात और जो बाबू उच्च नीच की भावना है उसे उन्होंने समाप्त कर दिया है, और निम्न वर्ग के लोगों को और उच्च वर्ग के लोगों को समाज में एक समान अधिकार प्रदान करने को दोस्तों उन्होंने एक प्रावधान बना दिया है, जिसके कारण हमारे समाज में बिल्कुल भी जाति से संबंधित कोई भी जो असमानता है वो तो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो निम्न जाति से लोगों, निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनसे वो नफरत करते हैं, उनसे वो छुआछूत की भावना रखते हैं, उन्हें बिल्कुल भी समाज में आगे बढ़ने नहीं देते, उन्हें समाज में बिल्कुल भी एक विशेष स्थान प्रदान करने की जो बाबू अधिकार है वो नहीं दे पाते। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 162 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है पुराने ज़माने में किस जाति को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था। दोस्तों पुराने ज़माने में आप लोगों को उस जाति का नाम बताना है जिनको ज़मीन रखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। तो राइट आंसर होगा शूद्र। ठीक है, शूद्र जो जाति है वो निम्न वर्ग का जाति है, निम्न कोटि में शूद्र जाति आता है। तो दोस्तों पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज का जो ज़माना है, आज का जो हमारा भारत है वो भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संचालित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के आधार पर ही हमारा भारत देश चल रहा है, हमारे भारत देश का संचालन हो रहा है। तो यहाँ पर बाबू बात किया जा रहा है पुराने जमाने का। तो पुराने जमाने में किस जाति के लोग जमीन रखते नहीं थे? तो बाबू शूद्र। याद रखेंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी जमीन रखने का अधिकार नहीं था। लोगों का ऐसा मानना था कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी अपना जमीन खरीद कर नहीं रह सकते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समाज में ये जो अधिकार है वो नहीं देना चाहिए कि वो जमीन खरीद कर रह सकें। तो दोस्तों ये जो अधिकार था वो पुराने जमाने में शूद्र जाति के व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो जाति होती हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो मुख्य जाति है वो कितनी है? तो वो है बाबू 4। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। याद रखेंगे। और इन चारों जातियों में जो सबसे छोटी जाति है, जिसे सबसे छोटी जाति का संज्ञा दिया गया है, वो है शूद्र। ठीक है, चलिए
यहाँ पर आते हैं 163 नंबर के सवाल पर। इसमें आप लोगों से पूछा गया है प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे नहीं था? द्विज को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को या फिर दलित को? तो राइट आंसर 163 का होगा दलित। किसको? तो दलित। बाबू, दलित वर्ग में आने वाले जो लोग होते हैं वो बाबू शोषित होते हैं, उनके पास कोई भी जो मूल सुख सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। साथ ही ये जो लोग होते हैं वो शिक्षा से वंचित होते हैं, उनके पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होता। तो कहा गया है प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे नहीं था? तो दलित वर्ग के लोगों को। दलित वर्ग के लोग ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए ना तो खुद का घर था, ना तो खाने के लिए अच्छे भोजन थे और ना ही अपना तन ढकने के लिए अच्छे वस्त्र थे। दलित वर्ग के लोग बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही निर्धन होते हैं, बहुत ही बाबू आप समझ सकते हैं कि लाचार व्यक्ति होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समाज में स्थान नहीं मिलता, लोग इनसे दूर भागते हैं। लोग इनके द्वारा छुआ हुआ जो बर्तन है उस बर्तन में पानी पीना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर लोग दलित वर्ग के लोगों को सुबह में देख लें तो वो ऐसा मानते हैं कि उनका दिन खराब चला जाएगा। ऐसी मानसिकता पुराने जमाने में हमारे समाज के लोगों की थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश चल रहा है वो केवल उच्च वर्ग के जातियों से नहीं चल रहा है बल्कि निम्न वर्ग के जातियों से भी चल रहा है। हमारे देश के संचालन में उच्च और निम्न इन दोनों वर्ग के जातियों का बहुत ही बड़ा योगदान है और ये दोनों के दोनों जातियां मिलकर ही हमारे देश का संचालन कर रहे हैं। निम्न वर्ग के जाति में आने वाले ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में यह साबित कर दिया है कि जो उच्च वर्ग के जाति के लोग कर सकते हैं वो निम्न वर्ग के जाति के लोग भी कर सकते हैं। वो भी अपने जाति का जो दरवाजा है उसे तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वो भी अपनी दलित स्थिति को, अपने निर्धन स्थिति को, अपने जर्जर स्थिति को बदल सकते हैं। किसके आधार पर? तो शिक्षा के आधार पर, अपने बुद्धि और कौशल के आधार पर। और आप सभी को पता भी होगा बाबू कि ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कि दलित वर्ग से निकलकर अपने समाज में एक विशेष स्थान बनाए हैं और उनका स्थान समाज में ऐसा बना है कि उनके ना रहने के बाद भी हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट से हम लोग दोस्तों कहीं पर भी हम उन्हें देखते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा दलित। ठीक है, दलित में भी एक वर्ग होता है जिसे हम महादलित के नाम से जानते हैं, लेकिन महादलित जो है बाबू वो दलित से भी बहुत ही पिछड़ा है। दलित में जो लोग होते हैं उन लोगों की तुलना में महादलित में आने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही जर्जर, बहुत ही दयनीय होती है। महादलित में आने वाले जो अधिकांश लोगों के बच्चे होते हैं वो बीमारी के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। जब अपने बच्चे का वो इलाज नहीं करा पाते हैं तो बाबू उनके जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं बीमारी के कारण। इतनी स्थिति खराब होती है महादलित में आने वाले लोगों का। तो आप समझ सकते हैं बाबू मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं। कहा गया है द्विज जातियाँ कौन सी थी? द्विज जातियाँ कौन सी थी? द्विज यानी कि दो जातियाँ कौन सी थी? तो सही आंसर 164 का हो जाएगा हमारा। इसमें द्विज है ना तो 2 नहीं होगा, 3 आएगा बाबू। द्विज जातियाँ कौन सी थी? तो सही आंसर 164 का हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। समाज में इन 3 जातियों को विशेष अधिकार था, इन्हें समान मिलता था। किनको? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। लेकिन अगर हम बात करें शूद्र को तो शूद्र से संबंधित जो लोग थे, शूद्र जो जाति है उन्हें बिल्कुल भी समान नहीं मिलता था। शूद्र जाति से आने वाले लोगों को समाज में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलता था, इसलिए शूद्र को यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को मिलाकर द्विज जाति का नाम दे दिया गया है। तो याद रखेंगे अगर प्रश्न आएगा कि द्विज जातियाँ किन्हें कहा जाता है तो आप सभी याद रखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला सवाल है बाबू, संविधान लागू होने के बाद जाति आधारित भेदभाव को क्या घोषित किया गया है? संविधान जब लागू हो चुका था हमारे देश की आज़ादी के बाद, तो बाबू वहाँ पर, ठीक है, संविधान लागू होने के बाद जाति आधारित भेदभाव को क्या घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे अवैध। क्या घोषित किया गया है? तो बाबू अवैध। हमारे भारत देश में जो भी लोग जात पात की भावना रखते हैं, जो भी लोग ऊंच नीच की भावना रखते हैं, भेदभाव की भावना रखते हैं, जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं, धर्म के आधार पर लोगों से नफरत करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी हमारे भारत देश के संविधान के आधार पर, भारत देश के संविधान के अनुसार ये जो प्रावधान है वो नहीं दिया गया है, ये जो नियम है वो बाबू नहीं दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बंद है हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना, जात पात में जो बाबू उच्च कास्ट और निम्न कास्ट के जो लोग हैं, ये सब की जो भावना है वो हमारे भारत देश में बंद है। हालांकि कुछ निजी क्षेत्रों में ऐसी भावना आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम बात करें शहरी लोगों का, तो शहर में बाबू ये बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जात पात की भावना, उच्च नीच की भावना आप लोगों को गाँव में ही देखने को मिलेगा आज इस वर्तमान स्थिति में। अगर हम बात करें शहर का, तो बाबू शहर में आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति शूद्र है, कौन सा व्यक्ति ब्राह्मण है, कौन सा व्यक्ति क्षत्रिय है और कौन सा व्यक्ति वैश्य है। आप नहीं बता सकते हैं कि काम करने वाला जो व्यक्ति है वो उच्च जाति वाला है या निम्न जाति वाला है। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर शहर में काम कर रहे हैं और अपने देश के समृद्धि में वो योगदान दे रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में वो सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने देश के संविधान के अनुसार चलना चाहिए और हमारे देश के संविधान में जो भी नीतियां बताई गई हैं, जो भी नियम, जो भी प्रावधान उसमें दिए गए हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो बाबू हमारे देश में कभी भी कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, कभी भी कोई भी गरीब या कोई भी दलित वर्ग के लोग असंतोष महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को देश से अलग महसूस नहीं करेंगे। अगर हम छोटे वर्ग के लोगों को, अगर हम दलित या महादलित वर्ग के लोगों को समाज में उन्हें विशेष स्थान नहीं देंगे, विशेष स्थान तो दूर की बात है, अगर हम उन्हें सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं करेंगे, समान रूप से अगर हम उनके साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे, उन्हें हम अच्छे से नहीं बोलेंगे, तो बाबू उन्हें लगेगा कि यह हमारा देश है ही नहीं, ये मेरा देश बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी हमारी कदर नहीं करते हैं। हमारी कदर ना हमारे घर में है, ना समाज में है और ना ही इस देश के किसी अन्य क्षेत्र में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा देश एक परिवार है और बाबू हमारे इस देश के परिवार में चाहे परिवार के लोग छोटे हो, बड़े हो, निम्न जाति के हो, उच्च जाति के हो, उससे मतलब नहीं है। हमें सम्मान देना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं लगने देना चाहिए कि वो निम्न जाति से आते हैं। अगर किसी को भगवान ने समर्थवान बनाया है तो वो क्या करे कि निम्न जाति के जो लोग हैं उनकी वो मदद करें, उनकी वो सहायता करें। इससे हमारा देश बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाएगा, इससे हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ने लग जाएगा। अगर हम अपने देश में धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे, जात पात के आधार पर भेदभाव करेंगे, अमीरी गरीबी के आधार पर अगर हम भेदभाव करेंगे तो बाबू हमारा भारत देश अखंडता से खंडता की ओर चला जाएगा। हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो बाबू अपना अलग अलग क्षेत्र स्थापित कर लेंगे। अगर हमें अपने देश को अखंडता के तौर पर बनाए रखना है, अपने देश को बाबू अगर जोड़ कर रखना है, तो इसके लिए हमें अपने इस देश के लोगों को जोड़कर रखना होगा, तब जाकर हमारा जो देश होगा वो बाबू आगे जा सकता है। ठीक है, कभी भी हमें अपने देश में विभाजन का काम नहीं करना चाहिए, विखंडन का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले नंबर के सवाल में। ठीक है, देखिए बाबू, इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक असमानताओं को किस प्रकार पूरी तरह मिटाया जा सका है। आप सभी बताएंगे कि हमारे समाज में जो सामाजिक असमानताएं हैं उन्हें किस प्रकार पूरी तरह मिटाया जा सका है। तो बाबू आंशिक रूप से ना, पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं। किस तरीके से मिटाया जा सका है, तो आंशिक रूप से। मैंने आप सभी को बताया ना बाबू, यहाँ पर
देखिए मैंने आप लोगों को बताया है ना कि आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे भारत देश में, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ये भावना आपको देखने को मिलती है, ऊंच नीच की भावना आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे बाबू क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में ही आप कह सकते हैं, हर क्षेत्र में ही आप बाबू देखिएगा तो वहाँ पर पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा है। उनके जो विषम परिस्थिति है, उनके जो खराब स्थिति है, उस खराब स्थिति का फायदा उठाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसी को कहा जाता है शोषण, जो कि बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाबू पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका, ये ले लेंगे ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है सामाजिक असमानता में किस प्रकार की वृद्धि भी देखी गई है। सामाजिक जो असमानता है उसमें किस प्रकार की वृद्धि भी देखी गई है। समानता वाला, असमानता वाला, धार्मिक सहिष्णुता वाला या फिर आर्थिक समृद्धि वाला। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा असमानता वाला। सामाजिक समानता में अन्य असमानताएं भी देखी गई हैं, तो बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हर एक क्षेत्र में ही आप सभी असमानता देख सकते हैं, विभिन्नता देख सकते हैं। अगर कोई बाबू गोरा है तो वो काला से नफरत करता है, वो सोचता है कि मेरा दोस्त भी गोरा होना चाहिए, मेरा पार्टनर भी गोरा होना चाहिए। अगर कोई गरीब है, अगर कोई अमीर है तो वो सोचता है कि मेरा सारे जो दोस्त हैं वो अमीरी होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब से नफरत करता है, वो गरीब को देखना नहीं चाहता, उसे गरीब से बाबू काफ़ी नफरत है, काफ़ी दोस्तों उसे प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि गरीबी के आधार पर, रंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव की भावना है वो हमारे समाज में बाबू उत्पन्न हो रही है और समाज के लोगों के द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लोगों को दोस्तों समझना चाहिए कि अगर हम अपने समाज में ऐसी भावना रखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी ऐसी भावना रखेगी, और जब इसी तरीके से ये भावनाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी तो फिर जात पात को ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। जात पात वाली, भेदभाव वाली जो भावना है उसे मिटाना काफ़ी असंभव हो जाएगा। ठीक है, अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, माता पिता अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान दे, तो बच्चे बिल्कुल भी समाज में, अपने जीवन में कोई भी असमानता, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया। चलिए यहाँ पर आते हैं बाबू 168 नंबर में। इसमें कहा गया है किस जाति की औसत आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी होती है। आप सभी बताएंगे उस जाति को जिसकी औसत आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी होती है। तो याद रखेंगे बाबू, इसकी राइट आंसर होगा ऊंची जातियाँ। किसकी, कौन सी जाति बाबू? ऊंची जाति ना, ऊंची जाति। मैंने आप लोगों को बताया है ना, जो हाई कास्ट के लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग में क्योंकि बाबू ऊंची जातियों में आने वाले लोग शिक्षित होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास रोजगार करने के कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए बाबू वो उच्च जाति कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हें समाज में भी कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ना, ऊंची जातियों की। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न जातियों में गरीबों की संख्या किस जाति में सबसे अधिक है। निम्न जातियों में बाबू, छोटे जातियों में ना, छोटे जातियों में गरीबों की संख्या किस जाति में सबसे अधिक है। तो महादलित, मैंने बताया ना, महादलित में जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही जर्जर है, बहुत ही दयनीय है। इतनी दयनीय है बाबू कि वो सुबह का ब्रश भी नहीं करते हैं। इतनी दयनीय है बाबू कि उनके बच्चे बीमारी के कारण मारे जाते हैं। इतनी दयनीय है बाबू कि कभी कभी वे एक दिन भोजन भी नहीं कर पाते हैं। इतनी उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। किनकी? तो महादलित वर्ग में आने वाले व्यक्तियों की, गरीबों की, लोगों की ना। चलिए आते हैं अगले नंबर के सवाल पर। इसमें कहा गया है प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च की ग्रामीण गरीबी रेखा कितनी मानी गई है। प्रति व्यक्ति प्रति माह मतलब हर एक महीना, प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च की ग्रामीण गरीबी रेखा कितनी मानी गई है, गांव की गरीबी रेखा कितनी मानी गई है। अगर इतना कोई व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है, ठीक है,
एक व्यक्ति अगर प्रति माह इतना खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। तो बाबू किसके लिए आएगा, तो गांव के लिए आएगा ना, ग्रामीण है, ग्रामीण है, गांव के लिए आएगा। तो सही आंसर 170 का हो जाएगा बाबू 327 रुपया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्रति माह 327 रुपया खर्च करता है तो वो गांव के आधार पर गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरीबी रेखा के नीचे ना, गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। अगर गरीबी रेखा के नीचे की बात करें तो वो चला आएगा किसमें, तो बीपीएल में। किसमें, बीपीएल में ना। बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बाबू 171 नंबर के सवाल पर। इसमें है शहरी ना, आपको बताना है इसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च की शहरी गरीबी रेखा कितनी है। अगर कोई एक व्यक्ति हर एक महीना बाबू खर्च करता है, नहीं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति प्रति माह कितना खर्च करे कि वो शहर के लिए गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, शहर के लिए। तो सही आंसर होगा 171 का 455 रुपया। ठीक बाबू, अगर एक व्यक्ति हर एक महीने 455 रुपया खर्च करता है तो वो शहर के लिए गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। किसके लिए गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, तो शहर के लिए, गाँव के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर 455 रुपया से ज़्यादा खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अमीरों की सबसे अधिक संख्या किस जातीय समुदाय में है। दलित में, आदिवासी में, पिछड़ी जातियों में या फिर ऊंची जातियों में। अमीरों की सबसे अधिक संख्या, तो बाबू ऊंची जातियों में। आप समझ सकते हैं कि ऊंची जाति में ही जो बड़े बड़े जाति के लोग होते हैं उनमें ही अमीरों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। अगला प्रश्न है, औसत आर्थिक हैसियत किससे गहराई से जुड़ी है। बताएंगे आप सभी, औसत जो आर्थिक हैसियत है वो किससे गहराई से जुड़ी है। धर्म से, राजनीति से, वर्ण व्यवस्था से या फिर शिक्षा से। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा वर्ण व्यवस्था से। तो करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी ना, वर्ण व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, किस समुदाय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या सबसे अधिक है। आपको उस समुदाय का नाम बताना है जिस समुदाय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले अर्थात अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो सही आंसर होगा दलित व आदिवासी। राइट आंसर क्या होगा बाबू, दलित व आदिवासी। तो राइट आंसर 174 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 175 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, सामाजिक संरचना में किस प्रकार का बदलाव देखा गया है। बताइए तो सामाजिक जो संरचना है उसमें किस प्रकार का बदलाव देखा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बाबू औसतन बदलाव, यानी बहुत सारा बदलाव देखा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 176 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999 से 2000 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वाधिक प्रतिशत किस समुदाय में था। समुदाय का नाम आप लोगों को बताना है बाबू। एक सर्वेक्षण हुआ था 1999 से 2000 में। ठीक है, 1999 से 2000 में बाबू एक राष्ट्रीय तौर पर सर्वेक्षण हुआ था। आप लोगों को उस सर्वेक्षण के अनुसार यह बताना है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले, जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत किस समुदाय में था। समुदाय का नाम बताना है बाबू। तो राइट आंसर होगा हमारा 176 का अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति ना, अनुसूचित जनजाति। क्या होगा, अनुसूचित जनजाति। राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर बी ना, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है अनुसूचित जनजातियों में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत क्या था। अनुसूचित जनजातियों में ग्रामीण गरीबी का जो प्रतिशत है वो क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका 45.3%। याद रखेंगे, ये सब याद करते चलिएगा। ठीक है, जीके के तौर पर सब आपके बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है। 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 178 नंबर सवाल है, अनुसूचित जातियों में शहरी गरीबी का प्रतिशत कितना था। जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें शहरी गरीबी का प्रतिशत बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 29.5%। हाँ यही होगा
29.5%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 178 का। आते हैं अगले नंबर के सवाल में। देखिए इसमें पूछा गया है अन्य पिछड़ी जातियों में ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दर कितनी थी? बताएंगे बाबू, बताइए तो। अन्य पिछड़ी जातियों में ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दर कितनी थी, कितना परसेंट था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 27%। कितना बाबू? 27% ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम अगड़ी जातियों में शहरी गरीबी का प्रतिशत कितना था? जो मुस्लिम अगड़ी जातियां हैं उसमें शहरी गरीबी का प्रतिशत कितना था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4.9% ना। ऑप्शन नंबर बाबू सी करेक्ट आंसर होगा। आइए इसमें आते हैं। इसमें आप लोगों से क्या कहा गया है बाबू? देखिए इसमें आप लोगों से कहा गया है हिंदू अगड़ी जातियों में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत क्या था? हिंदू अगड़ी जो जातियां हैं उन जातियों में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11.7%। ठीक है, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल पर आते हैं। कहा गया है ईसाई अगड़ी जातियों में गरीबी का प्रतिशत कितना था? बताएंगे बाबू, ईसाई अगड़ी जातियों में गरीबी का प्रतिशत कितना था जी? तो राइट आंसर होगा हमारा 0%। कितना? 0%। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू इसमें कहा गया है ऊंची जाति के सिखों में गरीबी का प्रतिशत कितना था? जो ऊंची जाति के सिख हैं उनमें गरीबी का प्रतिशत कितना था? तो राइट आंसर होगा हमारा 16%। 16% था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, याद करते चलेंगे बाबू। इसमें कहा गया है राजनीति में जाति किसका आधार बनती है? धार्मिक संगठन का, राष्ट्रीय एकता का, सामुदायिक समाज की संरचना का, या फिर शिक्षा प्रणाली का? तो सही आंसर होगा हमारा सामुदायिक समाज की संरचना का। राजनीति में जाति जो है बाबू वो सामुदायिक समाज की संरचना का आधार बनती है। एक जाति के जो लोग होते हैं वो एक सामुदायिक समाज का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से बाबू आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न जाति होने से विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। ठीक है, और विभिन्न समुदाय के लोगों का जो हित होता है, जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक समुदाय के लोगों का, तो एक समुदाय के लोगों का हित दोस्तों ज़्यादातर एक ही होता है, यानी कि उद्देश्य एक ही होता है। ठीक है, चलिए 185 नंबर में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है एक जाति के लोग किस प्रकार का समुदाय बनाते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वाभाविक। स्वाभाविक समुदाय बनाते हैं एक ही जाति के लोग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जातीय समुदायों के हित कैसे होते हैं? जातीय समुदायों के जो हित हैं वो बाबू कैसे होते हैं? एक समान, विरोधी, धार्मिक या संकीर्ण? तो राइट आंसर 186 का होगा हमारा एक समान। जातीय समुदायों के हित होते हैं एक समान, जो कि मैंने आपको बताया एक ही समुदाय के। ठीक है, एक ही समुदाय वाले जाति के जो हित होते हैं वो बाबू एक समान होते हैं। ठीक है, एक ही जाति के समुदाय से संबंधित लोगों का उद्देश्य, हित, उनकी मांग जो होती है वो एक समान होती हैं ज़्यादातर। तो बाबू आप नहीं भूलिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है जाति हमारे जीवन का क्या है? बताइए तो। जाति हमारे जीवन का मुख्य आधार है? नहीं नहीं नहीं, केवल एक पहलू है, केवल एक पहलू। 187 का राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। हर एक क्षेत्र में बिल्कुल भी जाति मायने नहीं रखती। हर एक क्षेत्र में बिल्कुल भी जाति का बिल्कुल भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का एक पहलू है, हमारे जीवन का एक पहचान है। कौन? तो जाति। और साथ ही राजनीति में भी जाति सहायक होता है, चाहे बाबू सरकार को बनाना हो या फिर राजनीति में कोई काम करना हो तो उसके लिए जाति मायने रखता है। ठीक है, सरकार के निर्वाचन में जो प्रत्याशी होते हैं उनके निर्वाचन में भी जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जाति एक बाबू पहलू हो सकता है, लेकिन हर एक फील्ड के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कई प्रकार के पहलू हैं।
ठीक है, तो आप मुख्य आधार बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, मुख्य आधार बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ना। 188 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है राजनीति में जातियों के कितने पहलू हो सकते हैं। राजनीति में जातियों के जो पहलू हो सकते हैं वो हो सकते हैं बाबू अनेक, क्योंकि जातियाँ विभिन्न होती हैं। जातियाँ विभिन्न होने के कारण राजनीति में जाति के जो पहलू होते हैं वो भी बाबू अनेक हो सकते हैं। तो सही आंसर होगा अनेक ना, याद रखेंगे। राजनीति में जातियों के पहलू अनेक यानी कि विभिन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है चुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करते समय किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। चुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करते समय किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, तो याद रखेंगे जातीय समीकरण का। बाबू जब भी चुनाव का समय आता है, जब भी इलेक्शन का समय आता है, तो जो पार्टी होती है वो उस उम्मीदवार को बाबू उस उम्मीदवार को नियुक्त करती है जो उम्मीदवार जिस उम्मीदवार को ज़्यादातर लोग वोट देने वाले होते हैं। ठीक है, जिस उम्मीदवार को ज़्यादातर लोग वोट देने वाले होते हैं, जो उम्मीदवार बाबू अपने जिस जाति से संबंधित रहता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, समझिए। ठीक है, चुनाव के समय पार्टी उस उम्मीदवार को ही बाबू अपना प्रत्याशी बनाता है, अपना कैंडिडेट बनाता है जो उम्मीदवार किसी एक जाति से संबंधित होता है, और वो उस जाति से संबंधित होता है जिसकी संख्या उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। जिस क्षेत्र से चुनाव में देखिए जिस क्षेत्र में चुनाव में पार्टी बाबू अपना प्रत्याशी खड़ा करने वाला होता है, अपना अभ्यर्थी खड़ा करने वाला होता है, और उस क्षेत्र में अगर बाबू किसी जाति की संख्या सबसे अधिक होती है तो उस जाति से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उस जाति से जुड़ा हुआ जो प्रत्याशी है उसको ही खड़ा करता है। खड़ा इसलिए करता है क्योंकि चुनाव पार्टी ये जानती है कि उस क्षेत्र में इस जाति की संख्या सबसे अधिक है। अगर हम इस जाति का प्रत्याशी अपने पार्टी में ले लेते हैं, अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो यकीनन उस क्षेत्र के सभी जातियां इसको वोट देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में जात पात की बहुत ही भावना बाबू है। लोग जाति के आधार पर क्या करते हैं, अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं। तो देखिए चुनाव के समय में यह देखा जाता है कि क्षेत्र में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। जिस जाति के लोग किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं उसी जाति से संबंधित एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, एक अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाता है, एक प्रत्याशी को नियुक्त किया जाता है, और उस प्रत्याशी से ही बाबू चुनाव लड़वाया जाता है। ये तो बाबू फिक्स है कि उस जात देखिए ये तो फिक्स है कि जिस प्रत्याशी को खड़ा कर लिया गया है उस प्रत्याशी को वोट मिलेगा ही मिलेगा, और अधिक संख्या में वोट मिलेगा। अधिक संख्या में वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि उस क्षेत्र के सभी जातियाँ, इस जाति वाले उस क्षेत्र में सभी लोग जो हैं वो बाबू इस प्रत्याशी के जाति से ही संबंधित हैं। प्रत्याशी के जो जाति है उसी जाति से संबंधित उसके क्षेत्र के सभी लोग हैं, तो यकीनन उस क्षेत्र के सभी लोग इसको वोट देंगे। तो इससे बाबू जो चुनाव पार्टियां हैं वो क्या करती है कि राजनीति खेलकर अपने प्रत्याशी को बैठाकर उसे खड़ा कर चुनाव लड़वाकर चुनाव जीत लेती है, और बाकी के जो अन्य जातियां होती हैं वो भी क्या करती है कि उसे वोट दे देती है। आप ये मत समझना कि अगर कोई प्रत्याशी खड़ा हो रहा है और वो अपना संबंध किसी जाति से रख रहा है, और सभी कोई प्रत्याशी बाबू खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके क्षेत्र में उसके जाति के ज़्यादातर लोग हैं और सभी लोग उसे वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल उसी के जाति का वोट उसके पास आ रहा है। जिस जाति से वो संबंध रख रहा है केवल उसी जाति से संबंधित वोट उसके पास जा रहा है, अन्य जाति से संबंधित लोगों का भी वोट उसके पास जा सकता है। विभिन्न जातियों के लोगों का जो वोट है वो भी उसके पास जा सकता है, और इस प्रकार से वो बहुमत दल के द्वारा वो बाबू विजयी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज में राजनीति खेला जाता है। ये नहीं देखा जाता कि प्रत्याशी योग्य है या नहीं है, उसके अंदर कैसी प्रतिभा है नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। बस देखा जाता है कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, हमारे पार्टी का सरकार बनना चाहिए, ऐसा देखा जाता है, ठीक है, ताकि उसका पार्टी जिंदा रहे। तो याद रखेंगे जातीय समीकरण का। जातीय समीकरण कहने का मतलब है जातीय बहुलता का, जातीय जो संख्या है उसका यहाँ पर बात किया जा रहा है। चलिए यहाँ बात करते हैं बाबू 190 नंबर में। इसमें कहा गया है चुनाव क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या अधिक होती है पार्टियां क्या करती है। तो बाबू मैंने आप लोगों को बताया चुनाव क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या अधिक रहती है उस जाति से संबंधित ही एक प्रत्याशी चुनाव पार्टियां बाबू नियुक्त करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उसी जाति से उम्मीदवार देती है। उसी जाति से क्या करती है, उम्मीदवार देती है, ताकि उस क्षेत्र के जो बाबू लोग हैं वो क्या कर सके, अपने जाति से
संबंधित उम्मीदवार को वोट दे सकें, उन्हें मतदान दे सके, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, हमारे जाति का एक उम्मीदवार खड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए काम करेगा, हमारी वो रक्षा करेगा, हमारे दुखों में वो साथ देगा। और बाबू जाति के आधार पर जो लोग होंगे वो क्या करेंगे कि उस प्रत्याशी को वोट दे देंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो प्रत्याशी कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने पहले क्या किया है क्या नहीं किया है, वो योग्य है नहीं है, उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, कितना पढ़ा लिखा है, वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बस देखेंगे कि हाँ वो मेरी जाति का है तो चलो भैया उसमें वोट दो। तो ऐसे बिल्कुल भी सरकार नहीं चलती, ऐसे बिल्कुल भी देश नहीं चलता। जात पात का अगर भावना रखिएगा तो बिल्कुल भी अच्छा सरकार नहीं बनेगा। और जब अच्छा सरकार नहीं बनेगा, अच्छा बिल्कुल भी बाबू कोई भी अगर नेता हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे तो फिर आपको केवल और केवल भ्रष्टाचार ही देखने को मिलेगा। खराब नेता के कारण ही, खराब बाबू पॉलिटिशियन के कारण ही भ्रष्टाचार की भावना उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार वाली जो स्थिति है वो बाबू पनपती है। तो जनता को यह चाहिए, लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हें वो चाहिए कि हम अपना ऐसा प्रत्याशी नियुक्त करें जो योग्य हो, जो संबल हो, जो शासन की व्यवस्था को संभाल सकता हो, जिसे राजनीति में रुचि हो, जो संविधान के बारे में जानता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षित हो, जो लोगों के हित के लिए काम करता हो। ऐसे व्यक्तियों को ही समाज में खड़ा करना चाहिए, उसी को ही अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए, अपना सरकार बनाना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर बनाना चाहिए। अगर आपके जाति का कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका बैकग्राउंड खराब है, अगर वो गुंडा है, अगर वो अशिक्षित है, उसके पास अपना कोई भी बाबू कौशल नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, और जाति के आधार पर आप उसे वोट देते हैं, तो आने वाले समय में प्रॉब्लम आपको ही होगी। और ये प्रॉब्लम केवल आपको ही नहीं होगी, बल्कि दोस्तों आपके क्षेत्र में रहने वाले अन्य जाति के जो लोग हैं उन सबको ही होगी। याद रखेंगे, आज के इस वर्तमान स्थिति में बाबू भाई भाई के नहीं हो रहा, तो जाति के लोग आपका कैसे हो सकते हैं? ये केवल आपका शोषण करेंगे, ये केवल आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। आप जैसे ही उनसे बाबू, आप जैसे ही उन्हें वोट दे दीजिएगा, जैसे ही आप मतदान कर दीजिएगा, वैसे ही वो आपको भूल जाएंगे कि आप उनके कौन थे, भूल जाएंगे कि आप उनके लिए वोट दिए भी थे। इसलिए हमेशा आप अपने क्षेत्र में ऐसे ही प्रत्याशी को नियुक्त करें जो प्रत्याशी आपके हित के लिए काम करता हो, जिनके व्यवहार काफ़ी नैतिक हो, जिनके आदर्श बहुत ही मूल्यवान हो। ठीक है, ऐसे ही प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। जात पात से कोई भी लेना देना नहीं है, जात चाहे उसका कोई भी हो, निम्न जाति का हो, उच्च जाति का हो, उससे कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए जातीय के आधार पर हमारे बिहार में लालू का सरकार बना था। आप ही लोग बताइए, जात पात के आधार पर ही ना हमारे बिहार राज्य में लालू का सरकार बना था, और लालू के सरकार बन जाने के कारण हमारा बिहार जंगल राज के रूप में परिवर्तित हो चुका था। हमारे बिहार में भ्रष्टाचार की जो भावना थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग, पुलिस प्रशासन इनसे बिल्कुल भी डरते नहीं थे, और जात पात के नाम पर बराबर दोस्तों दंगा करते रहते थे, मारपीट करते रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी अयोग्य होगा तो बाबू यही करवाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले नंबर के सवाल पर। इसमें बोला गया है, सरकार गठन के समय पार्टियां क्या सुनिश्चित करती हैं? सरकार गठन यानी कि सरकार निर्माण के समय जो पार्टियां होती है वो क्या सुनिश्चित करती है? तो याद रखेंगे बाबू, जातीय समीकरण और उचित प्रतिनिधित्व, यही बाबू सुनिश्चित करती है। पढ़ा लिखा उससे मतलब नहीं, सभी पदों पर एक ही जाति के वर्चस्व उससे मतलब नहीं। यहाँ पर 191 का हमारा लग रहा है बाबू सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जातीय समीकरण और उचित प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब है, जिस क्षेत्र से कोई पार्टी प्रत्याशी खड़ा कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा कि उस क्षेत्र में अधिकतम जाति के लोगों को देखेगा कि किस जाति के लोग अधिकतम है। जिस जाति के लोग अधिकतम होंगे उसी जाति से संबंधित वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा ताकि उसे अधिकांश वोट मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो हो गया बाबू। अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, कुछ राजनीतिक दलों की पहचान किस आधार पर हो जाती है? धर्म के आधार पर, जातिगत भावना के आधार पर, शिक्षा या क्षेत्रफल के आधार पर? तो याद रखेंगे जातिगत भावना के आधार पर ना। 192 का सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जातिगत भावना के आधार पर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां क्या करती हैं? चुनाव जीतने के लिए जो पार्टियां होती हैं वो बाबू जातिगत भावना भड़काती हैं। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां इतना हद तक गिर जाती है कि बाबू वो समाज में जातियों को ऊंच नीच बाबू दिखाने लग जाती हैं। वो दिखाने लग जाती है कि ये जाति ऐसी नहीं है, वो जाति वैसी नहीं है, मतलब जातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने लग जाती है, धर्म में विभिन्नता उत्पन्न करने लग जाती है, ताकि वो ये साबित कर सके कि हमारा जाति श्रेष्ठ है
और हम इस जाति के लिए विशेष काम करेंगे। ठीक है, वो उस जाति से संबंधित जो प्रत्याशी है, जो उसका कॉम्पिटिटर है, और उसका कॉम्पिटिटर अगर दूसरे जाति से संबंधित है तो उस जाति को वो लगेगा नीचा दिखाने और अपने आप को लगेगा श्रेष्ठ बताने, अपने जाति को लगेगा महान बताने। तो इस प्रकार से होता है जातिगत भावना का बाबू भड़काओ। तो राइट आंसर होगा 193 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना हद तक गिर जाती है चुनाव जीतने के लिए पार्टियां, यहाँ तक कि बाबू जाति के आधार पर ही नहीं पार्टियां भड़काती है, बल्कि धर्म के आधार पर भी जो पार्टियां होती हैं वो लोगों को भड़काती है ताकि लोग उसे वोट दे सकें। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। इसमें कहा गया है पार्टियां चुनाव के वक्त अपनी छवि कैसे बनाने की कोशिश करती हैं। पार्टियां चुनाव के वक्त अपनी छवि बाबू बहुत ही अच्छी बनाने की कोशिश करती है। जाति भावना से ऊपर ले सकते हैं। वो ये नहीं कहता, देखिए अगर कोई व्यक्ति कुशवाहा है तो ये नहीं कहता कि हम कुशवाहा के लिए ही काम करेंगे, मेरे लिए कुशवाहा ही सब कुछ है, बल्कि वो क्या करता है, वो अपना आदर्श, अपना चेहरा अपने जाति से ऊपर उठा लेता है। अपने जाति से ऊपर उठाने का मतलब है उसका ये संदेश होता है कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, हम जिस क्षेत्र का प्रत्याशी हैं, हम जिस क्षेत्र का सरकार बनेंगे, हमारा सरकार जब बन जाएगा, हमारे सरकार का जब गठन हो जाएगा तो हम अपने क्षेत्र के सभी लोगों पर हम ध्यान देंगे, हम सभी लोगों की हितों की रक्षा करेंगे, उनका जो अधिकार है हम उनका वो अधिकार दिलवाएंगे। लेकिन ये केवल बाबू एक दिखावा होता है। ठीक है, दिखावा ऐसा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि उनको तो पता है कि उनके जाति के लोग तो उन्हें वोट देंगे ही। लेकिन अगर हम जातिगत से अगर हम अपना चेहरा ऊपर रखते हैं, अपने आदर्श को थोड़ा निर्मल रखते हैं चुनाव के समय, अपने आदर्श अपने व्यवहार को अगर चुनाव के समय अगर अच्छा और स्वच्छ रखते हैं तो जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी हमें वोट देंगे, और वोट जब हमें अधिक संख्या में मिलेगा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा होता है उनका राजनीति षड्यंत्र। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप सही आंसर समझिएगा। इसमें कहा गया है चुनाव के समय किन जातियों का महत्व बढ़ जाता है। तो बाबू याद रखेंगे दलित और नीची जातियों का। ठीक है, जिन जातियों को कोई भी सरकार देखने तक नहीं जाता, उनका हाल चाल पूछने तक नहीं जाता, वो जी रहा है कि मर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके बच्चे अच्छे हैं कि खराब है, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको रहने के लिए आश्रय है या नहीं है, खाने के लिए भोजन है या नहीं है, उनके पास रोजगार है या नहीं है, वो बिल्कुल भी बाबू देखने नहीं जाते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद नेता लोग, लीडर लोग, लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आता है तो जो लीडर लोग होते हैं, जो बाबू पार्टियां होती हैं, जो प्रत्याशी होता है पार्टी में खड़ा हुआ, वो क्या करता है कि दलित और नीची जातियों के पास भी जाता है वोट लेने के लिए। उनके पास जाकर वो सहानुभूति व्यक्त करता है, उनके पास जाकर वो अपना एक ऐसा व्यवहार प्रकट करता है जिससे कि लोगों को उस पर विश्वास हो सके, लोग विश्वास करके उसे वोट दे सके। लेकिन ये भी केवल एक दिखावा होता है। देखिए जो प्रत्याशी अच्छा होगा, जो प्रत्याशी बाबू धर्म के अनुसार चलेगा, अपने संविधान के अनुसार चलेगा, अपने जीवन में मानवता के आधार पर चलेगा, तो बाबू वो कभी भी गरीब लोगों को नहीं भूल सकता है। दलित, महादलित और नीची जातियों में आने वाले लोगों को कभी भी वो बाबू असमानता व्यक्त नहीं कर सकता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टी के बाबू लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव जीत जाने के बाद दलित या महादलित में आने वाले लोगों की तो बात दूर की है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनसे भी मिलने नहीं आते हैं, उनके बारे में भी पूछने नहीं आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग केवल दिखावा करते हैं वोट प्राप्त करने के लिए, कि कैसे भी उन्हें वोट मिल जाए, कैसे भी वो अपने क्षेत्र का सरकार बन जाए, उनका बाबू एक आप समझ सकते हैं कि वो विजयी हो जाए। ठीक है, बस वो कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना वो जी जान लगा देते हैं अपने आप को विजयी बनाने के लिए। तो चुनाव के समय जो छोटे वर्ग की जातियां होती हैं उनका भी महत्व बढ़ जाता है। जिस जाति को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बाबू ये जातियां जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र में नेता लोग कभी जाना तक पसंद नहीं करते, वहाँ पर वो अपने गाड़ी से उतर कर पैदल जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और वोट देने के लिए आग्रह करते हैं ताकि वो विजयी हो सके उस क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं।
इसमें कहा गया है उच्च जाति के उम्मीदवार चुनाव में क्या करते हैं। उच्च जाति के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव में क्या करते हैं, तो बाबू वो क्या करते हैं कि नीची जातियों के समक्ष नर्मता दिखाते हैं कि हम बहुत ही पवित्र हैं, दिखाते हैं कि हमारा जो आदर्श है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वच्छ है, हमारा बैकग्राउंड बहुत ही निर्मल है। वो दिखाते हैं कि हम कैसे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। कई प्रकार के अच्छे कामों को वो सपना दिखाते हैं किसके आगे, तो बाबू नीची जातियों के आगे, नीची जाति के लोगों के समक्ष। क्योंकि बाबू ये सभी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं किनको मिलनी चाहिए, ये सभी सुविधाएं बाबू नीची जाति के लोगों को ही मिलनी चाहिए। क्योंकि नीची जाति के लोगों को ना रहने के लिए अच्छे वस्त्र होते हैं, ना पीने के लिए अच्छा पानी होता है, ना पहनने के लिए अच्छा वस्त्र होता है, ना खाने के लिए अच्छा भोजन होता है, और साथ ही बाबू ना उन्हें कोई काम करने के लिए अच्छा रोजगार ही होता है। तो आप ही बताइए बाबू वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब इन्हें ये अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर सरकार बनने का क्या फ़ायदा। जब इनका उपचार सरकारी रूप में अच्छे से नहीं होगा, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से जब इनका उपचार नहीं होगा, इनकी देखभाल जब वहाँ की सरकार नहीं करेगी, वहाँ की निजी सरकार द्वारा इन पर कोई भी बाबू अगर देखभाल नहीं किया जाएगा तो वो कैसे बाबू विश्वास करेंगे अपने देश के सरकार पर, अपने देश के प्रतिनिधि पर। आप ही बताइए। तो ये जो भी मतलब फ्रॉडबाजी, जो भी फ्रॉड होते हैं ना नेता, जो भी भ्रष्टाचारी नेता होते हैं वो नर्मता दिखाते हैं किसके समक्ष, तो नीची जातियों के समक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चुनाव के समय नीची जातियों में क्या भावना जागृत होती है। चुनाव के समय नीची जातियों में भावना जागृत होती है आत्मगौरव और स्वाभिमान का। बाबू देखिए, नीची जाति के जो लोग होते हैं, निम्न जाति में आने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही भावुक होते हैं, वो बहुत ही ममतामयी होते हैं। जब कोई प्रत्याशी उनके पास जाकर उनके दुखों को पूछता है और उनके दुखों को दूर करने को बोलता है, उनकी स्थिति को सुधारने के बारे में जब वो बोलता है, तो बाबू उनके अंदर, निम्न जाति के लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगती है, एक नई आशा जगती है। उन्हें बाबू एक नया सपना देखने को मिलता है कि नहीं, हमारी भी स्थिति बदलेगी इनके सरकार बनने के बाद। जब इनका सरकार बन जाएगा तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब सरकार बनने के बाद वो सरकार, वो प्रतिनिधि, वो प्रत्याशी इनको पूछने तक भी नहीं आता। निम्न वर्ग के जाति के लोगों के पास उनके दुख दर्दों के बारे में पूछने तक भी नहीं आता, उनसे मिलने तक भी नहीं आता, 5 सालों में 5 दिन भी नहीं आता। ठीक है, तो बाबू देखिए ये लोग बहुत ही ममतामयी होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई इन्हें बाबू सपना दिखाता है, चाहे इनके जीवन को सुधारने की बात करता है, तो उनके अंदर एक नई उम्मीद जगती है, एक नया बाबू आप समझ सकते हैं कि किरण जगती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है राजनीति में जाति भावना को लेकर आम धारणा क्या है। राजनीति में जाति भावना को लेकर आम धारणा बताना है। तो राइट आंसर होगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव केवल जातियों का खेल है। चुनाव कुछ नहीं है, केवल क्या है, जातियों का खेल। चुनाव जीत गए, जाति जाए भाड़ में, और जाति के नाम पर समाज में लोग लड़ते रहे, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। बस उसका संबंध कहाँ तक था, तो सरकार बनने तक था। बस उसका संबंध कहाँ तक था, तो अपना सत्ता स्थापित करने तक था। उसका सत्ता स्थापित हो गया जाति के नाम पर, उसके बाद उसके जाति के लोग ही मरे कटाए, उसे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव केवल एक जातियों का खेल है, और इसी खेल में जो विजयी हो जाता है उसकी सत्ता स्थापित हो जाती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में किस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। तो याद रखेंगे बाबू, सही आंसर हो जाएगा 199 का ऑप्शन नंबर ए, एक ही जाति के लोग हो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में किस बात का ध्यान नहीं रखा गया है, तो एक ही जाति के लोग हो। ये देखिए, हमारे भारत देश के संविधान के आधार पर अगर कोई प्रत्याशी जिस क्षेत्र से खड़ा होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस प्रत्याशी को केवल एक ही जाति के लोग वोट देंगे। जिस विभिन्न जाति के भी अगर लोग हैं क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति के भी अगर लोग हैं और उन्हें उन पर भरोसा है, उस प्रत्याशी पर भरोसा है, तो वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी को मिलने वाला जो वोट होगा वो केवल एक जाति वाला ही होगा, बल्कि विभिन्न जाति वाला भी हो सकता है। हालांकि बाबू बहुत सारे प्रत्याशी केवल अपने ही जाति के वोट से जीत जाते हैं, लेकिन उन्हें वोट अपने जाति से तो मिलता ही है, लेकिन जो विभिन्न जातियां होती हैं उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, वो भी उन्हें वोट दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि उन्हें विश्वास होता है
है कि यह नया प्रत्याशी है यह कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा काम करेगा, और इस प्रकार से वो वोट देकर उसे विजयी बनवा देती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखेंगे एक ही जाति के लोग हो ना, ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। चलिए आते हैं 200 नंबर के प्रश्न में। इसमें पूछा गया है बाबू, निर्वाचन क्षेत्र में जाति की भूमिका कैसी होती है। निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जिसमें प्रत्याशी का निर्वाचन होता है, ठीक ना, जब वोट का समय आता है तो उस क्षेत्र में जाति की भूमिका कैसी होती है। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर सही आंसर 200 का हो जाएगा हमारा, सभी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती है, क्योंकि सभी जातियों से ही निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट लेना होता है, जो पार्टी है उन्हें अपनी सत्ता स्थापित करनी होती है। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बाबू कहा गया है राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है जी। राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है एक से अधिक जातियों का विश्वास पाना। अगर राजनीतिक दल एक से अधिक जातियों का विश्वास नहीं पाएगा तो बाबू ऐसी स्थिति में उसकी सरकार गिर सकती है, उसका सत्ता स्थापित नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कोशिश करने में क्या है यार, उसे तो पता ही है कि मेरे जाति के लोग तो मुझे वोट देंगे ही नहीं, मेरे जाति के लोग तो मुझे वोट देंगे ही, लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं, जिसे दूसरे जाति के प्रत्याशी, मतलब जो अन्य जाति के लोग हैं और उसके जाति के प्रत्याशी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उस जाति के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लें और उसका वोट हम अपनी तरफ आकर्षित करके छीन लें और हम पूरी तरीके से विजयी होने का झंडा गाड़ दें। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 201 का आपका बाबू, एक से अधिक जातियों का विश्वास पाना ना, ऑप्शन नंबर सी। 202 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें देखिए बोला गया है जब किसी जाति विशेष को किसी पार्टी का वोट बैंक कहा जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है बाबू कि एक ही जाति के लोगों ने पार्टी को वोट देकर बाबू जिताया है, उसे विजयी बनाया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उस जाति का अधिकांश लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। जिस जाति का प्रत्याशी होता है, जिस जाति का अभ्यर्थी होता है, कैंडिडेट होता है, उस जाति का अधिकांश लोग ही उसे वोट देकर बाबू उस पार्टी को वोट देकर विजयी बनाते हैं। तो यही होता है तात्पर्य किसका, तो वोट बैंक का। याद रखेंगे ना, जब किसी जाति विशेष को किसी पार्टी का वोट बैंक कहा जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य होगा वही उस जाति के अधिकांश लोग उस पार्टी को वोट देते हैं ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाबू, किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि एक जाति विशेष के मतदाताओं की संख्या अधिक हो तो बाबू बताइए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि एक जाति विशेष के मतदाताओं की संख्या अधिक हो, वोट देने वाले वोटरों की संख्या अगर अधिक हो तो कहा गया है ना, तो सभी पार्टियां उस जाति के उम्मीदवार तो सभी पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार देती हैं। तो मैंने ये भी आप लोगों को बताया बाबू, जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है, जो जाति सबसे अधिक संख्या में होती है, उसी जाति से संबंधित जो पार्टी होती है वो निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, अपना बाबू प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट उतारती है, ताकि उसे जाति के आधार पर वोट मिल सके, जाति के आधार पर उसे बहुत सारे मतदाताओं का विश्वास मिल सके। तो याद रखेंगे बाबू, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जाति विशेष का मतदाता, आगे क्या है बाबू, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जाति विशेष का मतदाता अपनी जाति का उम्मीदवार देख ही ना पाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जाति विशेष के मतदाता अपनी जाति का उम्मीदवार देख ही ना पाए। बहुत सारे बाबू ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर अगर किसी प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है और वो प्रत्याशी जिस जाति से होता है उस जाति से संबंधित उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी लोग होते ही नहीं हैं। बात को समझ रहे हैं बाबू, बात को आप लोग समझिए। जैसे कि अगर मानकर चलते हैं प्रत्याशी खड़ा है, मानकर चलते हैं बाबू प्रत्याशी है खड़ा राजपूत है और जिस क्षेत्र से वो खड़ा है उस क्षेत्र में कोई भी राजपूत जाति का व्यक्ति है ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बाबू कि जो प्रत्याशी खड़ा है ना उस जाति के कोई भी लोग उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, राजपूत जाति के कोई भी व्यक्ति उसके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। तो यही बोला गया है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जाति विशेष का मतदाता अपनी जाति का उम्मीदवार देख ही ना पाए, यानी कि जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वो बिल्कुल भी उसकी जाति के नहीं होते हैं, ठीक है। जब उस क्षेत्र में कोई राजपूत होगा ही नहीं,
जब कोई भी राजपूत होगा ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो उम्मीदवार है वो उन जातियों से अलग है, किसी भी जाति से वो जुड़ा हुआ नहीं है उस क्षेत्र के लिए ना, उस क्षेत्र के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है यदि जातीय भावना अटूट होती है तो, यदि जातीय भावना अटूट, अटूट का मतलब अगर जातीय भावना ना टूटती है तो जातीय गोलबंदी करने वाली पार्टी कभी हारती नहीं है, वही विजयी बनती है, उसी का झंडा लहराता है। तो 205 का करेक्ट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए क्या जरूरी है? तो याद रखेंगे बाबू, अखिल भारतीय चेहरा यानी कि अपना अच्छा चेहरा पाने के लिए, अच्छा चेहरा करने का मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए जाति विहीन और सांप्रदायिकता से परे विचार रखना आवश्यक है। अगर आप मान कर चलते हैं बाबू कि चाहे आप ऐसे समझिए ना, देखिए अगर कोई प्रत्याशी खड़ा है ब्राह्मण से, उसकी जाति क्या है ब्राह्मण, चाहे उसकी जो जाति है वो है कुशवाहा, चाहे उसकी जाति हम ले लेंगे बाबू यादव, अगर कोई व्यक्ति यादव जाति से संबंधित है और वो बाबू खड़ा है प्रत्याशी के लिए, ठीक है, यानी कि प्रत्याशी रूप में अगर वो खड़ा है तो बाबू उसे बिल्कुल भी जाति से मतलब नहीं होगा, उसे ये मतलब नहीं होगा कि उसकी जाति के वोट उसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसे मतलब होगा अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों के, उसे मतलब होगा अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी जाति के लोगों की हितों की। आप समझ रहे हैं ना मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ? उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, वो हार जाएगा लेकिन अपने ही जाति पर वो विशेष ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान सभी जातियों पर समान रूप से देगा, समान रूप से ही सभी जातियों पर अपना एक बाबू वो अपना एक समझ सकते हैं कि विश्वास स्थापित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। उसके मन में ये नहीं रहेगा कि मैं ब्राह्मण जात का हूँ, मैं यादव जात का हूँ, तो यादव जात के जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे वो हमें वोट देंगे और हम जीत जाएंगे, ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो समाज में उतरा है अच्छा काम करने के लिए, वो समाज में उतरा है समाज को बदलने के लिए, देश को सुधारने के लिए, देश में जो भ्रष्टाचार है उसे मिटाने के लिए, देश में लोगों की जो आर्थिक स्थिति खराब है उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसी को, ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है राजनीति में जाति की भूमिका के साथ साथ क्या भी असरदार होता है? राजनीति में जाति की भूमिका के साथ साथ क्या भी असरदार होता है? तो अन्य कारक, जाति के अलावा अन्य कारक भी, जैसे कि धर्म हो गया, जैसे कि वर्ण व्यवस्था हो गया, ये सब भी बाबू अन्य कारक होंगे असरदार राजनीति में ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। 208 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है मतदाता अपने जातीय संबंधों से, जो मतदाता है, जो वोटर है, वो अपने जातीय संबंधों से अधिक गहरा संबंध राजनीतिक दलों से रखते हैं। अधिक गहरा संबंध किससे रखते हैं? तो अधिक गहरा संबंध राजनीतिक दलों से रखते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि इसकी सरकार अगर बन जाएगी तो वो हमें हेल्प करेंगे, वो हमारी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, हमारे देख रेख में बाबू वो सहायता करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही जातीय समुदाय में अमीर और गरीब लोग, बाबू एक ही जातीय समुदाय में अमीर और गरीब लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं या फिर एक ही पार्टी को वोट देते हैं? तो याद रखेंगे एक ही पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, नहीं अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना बाबू, अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। जो गरीब लोग हैं वो बाबू ऐसे पार्टी को वोट देगा जो पार्टी काफ़ी अच्छा होगा, जो पार्टी गरीबों के हित के लिए काम करेगा, जो पार्टी गरीबों के हित के लिए काम कर चुका है उस पार्टी को ही गरीब लोग जो हैं, गरीब जो मतदाता है, जो निर्धन मतदाता है, जो दलित वर्ग के लोग हैं वो वोट देंगे। लेकिन अगर हम बात करें अमीर लोगों का तो बाबू अमीर लोग उन्हीं को वोट देंगे जो अमीर व्यक्ति हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बस पैसा लूटना चाहते हैं, बस वो किसी तरीके से अपना भी जेब भरना चाहते हैं देश की जनता से पैसा लूटकर, और जो भी अमीर वर्ग के लोग हैं उनका भी वो झोली भर देते हैं लूटकर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कौन? तो अमीर वर्ग के लोग, क्योंकि उनके पास तो पैसे कमी होती नहीं, तो वो बाबू क्या करते हैं कि वो ऐसे नेता को आगे बढ़ाते हैं जो नेता भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि उस नेता से उनको बाबू पैसा मिलता है, उनको वहाँ से बाबू रुपया मिलता है, ठीक है, धन मिलता है। तो धन के लालच में ही अमीर लोग क्या करते हैं कि एक ही जातीय समुदाय में बिल्कुल भी वोट नहीं देते, बल्कि अमीर व्यक्ति को वोट देते हैं, ठीक है।
अमीर व्यक्ति तो बाबू सबे होता है, जो भी प्रत्याशी खड़ा है, लेकिन यहाँ पर वोट उसे दिया जाता है जो समाज में बिल्कुल भी हित के लिए काम नहीं करता, भ्रष्टाचार वाला काम करता है, जहाँ से अमीरों की झोली भर सके बैठे बैठे बिना कोई काम किए। अगला प्रश्न है, राजनेताओं की लोकप्रियता बढ़ती है किसके कारण? राजनेताओं की लोकप्रियता बढ़ती है किसके कारण? तो याद रखेंगे बाबू, अच्छे कामकाज के कारण। आप सभी को पता भी है राजनेताओं की लोकप्रियता अच्छे कामकाज के कारण ही बढ़ती है। अगर अच्छे कामकाज ना हो तो बाबू उसकी लोकप्रियता एक समय में खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जाति राजनीति को क्या करती है? तो बाबू प्रभावित करती है। ठीक है, याद रखेंगे, जाति राजनीति को प्रभावित करती है, क्योंकि जाति के आधार पर ही राजनीति में उतरने वाला जो प्रत्याशी है वो बाबू अब बिना कौशल के, बिना बाबू बुद्धिमत्ता के वो जीत हासिल कर लेता है। किसके आधार पर? तो जाति के नाम पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर बाबू वो अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। तो इसलिए जाति प्रभावित करती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 212 नंबर में, राजनीति जाति को क्या करती है? तो राजनीति जो है बाबू वो जाति को उभारती है, जाति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजनीति जातीय भावना को अनदेखा करती है, उभारती है, रोकती है, नष्ट कर देती है। तो बाबू जो राजनीति है वो जातीय भावना को क्या करती है? तो जातीय भावना को उभारती है ना। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। उभारती मतलब निखारती है। ठीक है, राजनीति जातीय भावना को निखारती है, जातीय भावना को आगे बढ़ाने का काम करती है। आगे है, राजनीति जाति विशेष समुदाय को, राजनीति जाति विशेष समुदाय को क्या करती है? तो बाबू याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा साथ लेने की कोशिश करती है। जाति विशेष समुदाय को राजनीति साथ लेने की कोशिश करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति और जाति का संबंध कैसा है? राजनीति और जाति का संबंध बताना है। तो बाबू राजनीति और जाति का जो संबंध होता है वो होता है एक दूसरे के पूरक वाला। तो सही आंसर होगा 215 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोनों एक दूसरे को बाबू पूरक तो नहीं है, प्रभावित है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन? तो राजनीति और जाति, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीति में कई जातीय समुदायों को छोड़कर क्या बनाया जाता है? तो जातीय गोलबंदी। राजनीति में कई जातीय समुदायों को छोड़कर क्या बनाया जाता है, ये पूछा गया ना। तो जातीय गठबंधन। जातीय गठबंधन में विभिन्न जातियों के लोग शामिल रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग उसमें बाबू समावेशित रहते हैं। किसमें? तो जातीय गठबंधन में, जातीय गठबंधन में, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर 216 का ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला प्रश्न है, इसमें उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में किस प्रकार की राजनीति देखने को मिलती है? तो याद रखेंगे, उत्तर भारत में आ जाएगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब आ जाएंगे। उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में, कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में राजनीति कैसे देखने को मिलती है? तो बाबू देखने को मिलती है जाति वाला। जाति के नाम पर बाबू प्रत्याशी बनाए जाते हैं, जाति के आधार पर प्रत्याशी खड़ा किया जाता है उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में, सभी प्रांतों में नहीं, कुछ प्रांतों में, जिसमें बिहार काफ़ी चर्चित है। ठीक है, बिहार काफ़ी चर्चित होता है। अगला प्रश्न है 218 नंबर में, निम्न में से कौन से समुदाय आज की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं? तो याद रखेंगे, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, ये तीनों के तीनों आज की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं, क्योंकि आज इस वर्तमान समय में इन समुदाय के लोगों को विशेष स्थान प्राप्त है, समाज में विशेष बाबू सम्मान प्राप्त है, और साथ ही विशेष अधिकार भी समाज में इन्हें प्राप्त है। तो 218 का राइट आंसर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 219 नंबर सवाल में कहा गया है, राजनीति का कौन सा सकारात्मक पहलू सामने आया है? तो याद रखेंगे, दलितों एवं वंचितों का सशक्तिकरण, यही सामने आया है। ठीक है, 219 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आज की राजनीति का प्रमुख उद्देश्य क्या बन गया है? बताइए तो बाबू, आज की राजनीति का प्रमुख उद्देश्य क्या बन गया है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 220 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। संसाधनों और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण। आज की जो राजनीति है उसका प्रमुख उद्देश्य संसाधनों और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण बन चुका है ना, इसको याद रखेंगे।
देखिए आज की जो राजनीति है वो क्या करती है कि लोगों को विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त करती है ताकि लोग उन्हें वोट दे सकें। उन्हें कई प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान करती है ताकि लोग उन्हें वोट दे सकें, और उनके द्वारा सुख सुविधाएं और संसाधन प्रदान करने के कारण ही लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण ही हमारा समाज भी धीरे धीरे समृद्ध बनते जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है वंचित समूहों को क्या प्राप्त हो रहा है। वंचित जो समूह हैं उन्हें प्राप्त हो रहा है संसाधन, अवसर और जमीन। तो राइट आंसर होगा 221 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, जो पार्टियां हैं पार्टी के द्वारा उन्हें संसाधन, अवसर और ज़मीन प्राप्त हो रहे हैं ताकि वे क्या कर सके, उन्हें वोट दे सकें। क्योंकि अब जातियां जो थी पिछड़ी वो पहली वाली नहीं है कि उन्हें विशेष अधिकार समाज में प्राप्त नहीं था, देश में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था। आज के इस समय में, आज के इस वर्तमान समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से जुड़े नीतियों में पिछड़ी जाति के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही, इनसे अपना वोट प्राप्त करने के लिए ही जो उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं, इन्हें संसाधन प्राप्त करते हैं, इनको कई प्रकार के अवसर देते हैं और ज़मीन भी प्रदान करते हैं ताकि ये अपनी स्थिति में सुधार ला सकें। अगला प्रश्न है, भारत में धर्म आधारित विभाजन का क्या कारण होता है। भारत में धर्म आधारित जो विभाजन है उसका कारण होता है आस्था। आस्था यानी कि विश्वास। हिंदू धर्म के लोग विश्वास करते हैं भगवान पर, इस्लाम धर्म के लोग विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म के लोग विश्वास करते हैं अल्लाह पर, और ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं किन पर, तो बाबू ईसा मसीह पर। ये होता है आस्था। तो आस्था के आधार पर ही हमारे समाज में धर्म के आधार पर विभाजन होता है, और आस्था से जुड़े इन धर्मों के जो गुण होते हैं, इनके जो विचार होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ना। 223 नंबर सवाल है, उत्तरी आयरलैंड में किन दो समुदायों के बीच तनाव है। तो याद रखेंगे रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। याद रखेंगे बाबू, उत्तरी आयरलैंड में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच तनाव है, और ये दोनों समुदाय आते हैं एक ही धर्म के अंतर्गत जिसका नाम है ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म याद रखेंगे। ईसाई धर्म के ही दो भाग हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में निम्न में से कौन सी परंपरा नहीं है। तो याद रखेंगे रोमन कैथोलिक। बाबू हिंदू धर्म में शैव है, वैष्णव है, कबीरपंथी है, बौद्ध है, लेकिन बौद्ध भी है, जैन भी है, लेकिन बिल्कुल भी रोमन कैथोलिक नहीं है। मैंने आपको बताया ना, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आता है ईसाई धर्म के अंतर्गत। तो आप बाबू ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है धर्म पर आधारित सामाजिक विभाजन किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 225 का आस्था पर। 225 का सही आंसर क्या होगा, तो आस्था पर ना। मैंने आपको ये बता चुका है, धर्म पर आधारित सामाजिक विभाजन आस्था पर निर्भर करता है। इस्लाम धर्म के लोगों का आस्था अलग होता है, उनके विचार अलग होते हैं, उनके धर्म से जुड़े हुए उनके जो बाबू ग्रंथ होते हैं उनसे जुड़े हुए उनके विचार, उनके रीति रिवाज अलग हो जाते हैं अन्य धर्मों की तुलना में। तो यहाँ पर आप आस्था को ले सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 226 नंबर सवाल है, गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्म नैतिक मूल्यों का स्रोत है। क्या है, धर्म नैतिक मूल्यों का स्रोत है। 226 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाबू हमारे भारत देश में हालांकि विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, लेकिन अगर हमारे भारत देश के लोग अपने अपने धर्म से जुड़े हुए अच्छे अच्छे नियमों को अगर अपने देश में पालन करेंगे, अपने जीवन में पालन करेंगे, तो हमारे देश में, हमारे समाज में कभी भी धर्म के नाम पर कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। धर्म के नाम पर कभी भी कोई भी बाबू लड़ाई झगड़ा या कोई भी बाबू जो विद्रोह है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस्लाम धर्म की जो अच्छी नीतियाँ हैं, अगर उन नीतियों को लोग अपने जीवन में अपनाएंगे, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने जीवन में अपनाएंगे, तो कभी भी कोई भी विद्रोह नहीं होगा। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म के लोग अगर अच्छी नीतियों का अपने जीवन में अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे देश को काफ़ी बाबू आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, हमारा राजनीति उतना ही घनिष्ठ और मजबूत बनेगा। ठीक है,
धर्म के आधार पर बिल्कुल भी हिंसा नहीं करना चाहिए। धर्म के आधार पर बिल्कुल भी दूसरे धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। धर्म के आधार पर बिल्कुल भी लोगों को बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी एक हैं। हालांकि हमारी आस्थाएं अलग हैं, हालांकि आस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे विचार अलग है, लेकिन हम सभी हैं भारतवासी। भारतवासी एक ऐसा शब्द है जो हमें सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में राजनीति किसके द्वारा निर्देशित होनी चाहिए? तो धर्म द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों से। बाबू हिंदू धर्म का जो भी नैतिक मूल्य है उसे लोग पालन करें। इस्लाम धर्म का जो भी नैतिक मूल्य इस्लाम धर्म का जो भी नैतिक मूल्य है उसे लोग अपने जीवन में यापन करें। इसी प्रकार से विभिन्न धर्म के लोगों का जो भी नैतिक मूल्य है उसे अपने जीवन में यापन करें, और जब अपने जीवन में यापन करेंगे तो राजनीति बाबू बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, हमारे भारत देश की राजनीति में कभी भी कोई भी विद्रोह धर्म के नाम पर, कभी भी सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? तो याद रखेंगे अल्पसंख्यक वर्ग। सबसे बड़ा बाबू शिकार कौन होता है? तो अल्पसंख्यक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 229 नंबर सवाल है, अल्पसंख्यक वर्ग इसलिए होते हैं क्योंकि जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दबा देते हैं हिंसा के द्वारा, मारपीट के द्वारा, विद्रोह के द्वारा ना। और अल्पसंख्यक अपने संख्या में कम होने के कारण बहुसंख्यक के सामने जीत नहीं पाते हैं, उनसे वो लड़ नहीं पाते, जिनके कारण बाबू इन्हें काफ़ी कष्ट मिलता है, इन्हें काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो याद रखेंगे जब भी भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो दंगों के कारण जो बड़ा शिकार होता है वो होता है हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग चाहे हिंदू हो या इस्लाम हो या ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, उससे मतलब नहीं है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं उन्हें ही बाबू कष्ट पहुँचता है, उन्हें ही काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु क्या करनी चाहिए? तो विशेष संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि धर्म के नाम पर बिल्कुल भी लोग एक दूसरे से झगड़ा ना करें, एक दूसरे से हिंसा की भावना उत्पन्न ना करें। ठीक है, 229 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू, जो क्वेश्चन कहा गया है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक कानूनों के संदर्भ में महिला आंदोलनों ने क्या उजागर किया? पारिवारिक कानूनों के संदर्भ में, ठीक है, पारिवारिक कानूनों के संदर्भ में महिला आंदोलनों ने क्या उजागर किया? तो बाबू उन्होंने उजागर किया था, यहाँ पर हो जाएगा पुरुष के अधिकार अधिक होते हैं, सभी धर्मों में महिलाओं के प्रति भेदभाव है। बाबू यही उजागर किया था, सभी धर्मों में महिलाओं के प्रति भेदभाव है, सभी धर्मों में ही महिलाओं को बाबू पीछे रखा जाता है, उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें बाबू उन्हें मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि अपने से नीचे देखा जाता है। पुरुष क्या करते हैं, उन्हें अपने से नीचे देखते हैं। ठीक है, तो 230 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, पारिवारिक कानूनों का सुझाव किसके पक्ष में अधिक है? तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों के ना, 231 का करेक्ट आंसर होगा पुरुषों के। पारिवारिक कानूनों का झुकाव पुरुषों के प्रति अधिक है, जबकि पुरुष के और महिलाओं के इन दोनों के ही प्रति होना चाहिए समान रूप से। ये ना कि पुरुष के प्रति अधिक है तो महिलाओं के प्रति कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, असमानता नहीं। पारिवारिक कानूनों का झुकाव बाबू होना चाहिए पुरुष और महिलाओं इन दोनों के प्रति समान रूप से। ठीक है, लेकिन आज हमारे बाबू समाज में लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को नीचा दिखाते हैं, अपने बहन को नीचा दिखाते हैं, उसे अपने पैरों की जूती समझते हैं और उसे बस ये समझते हैं कि तुम केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो, काम करने वाली केवल एक लुगाई हो, एक बस पत्नी हो, बस काम करने वाली, जो कि तुम केवल खाना बना सकती हो, बच्चों का भोजन, बच्चों को खाना दे सकती हो, घर संभाल सकती हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसके अलावा तुम समाज में कोई काम नहीं कर सकती, इसके लिए तुम बने ही नहीं हो। ये ऐसी भावना से लोग देखते हैं समाज में। और लोग केवल एक ही धर्म के नहीं देखते हैं बल्कि हर धर्म के ही लोग देखते हैं। हर धर्म में ही, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में ही लोग अपनी पत्नी को अपने से नीचा समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, अपने से बाबू काफ़ी असहाय समझते हैं, जबकि ऐसा समझना नहीं चाहिए। उसे भी एक मौका देना चाहिए, उसे भी आगे निकलने का। अरे मौका दे चाहे ना दे, लेकिन इज्जत सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई बेटी अपना घर छोड़कर आपके पास इसलिए आती है ताकि वो आपका अपना घर बसा सके, लेकिन जब आप उसे सम्मान नहीं दीजिएगा, उसे रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा,
मिलेगा तो ऐसे में लड़कियां टूट जाती है और वो अपना बाबू घर छोड़कर चले जाती है, यानी कि वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चल जाती है या फिर आत्महत्या कर लेती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नौबत हमें अपने समाज में उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिला संगठनों की मांग है कि महिला संगठनों की मांग क्या है जी? महिला संगठनों की जो मांग है वो क्या है? तो सही आंसर होगा धर्म आधारित कानूनों में संशोधन। महिला संगठनों की मांग यह है कि धर्म आधारित कानूनों में संशोधन हो, हमें भी पारिवारिक रूप से एक विशेष अधिकार प्राप्त हो, हमें बिल्कुल भी हमारे पति नीचा ना समझें, हमें बिल्कुल भी कि बिना काम का ना समझें। ठीक है, ऐसा उनकी मांग है, किनकी? तो महिला की, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस्लाम धर्म में तो बहुत ही महिला को छोटा बाबू समझा जाता है, बहुत ही उसके साथ खराब बाबू व्यवहार किया जाता है। ठीक है, बहुत ही खराब, आप लोग पढ़िएगा तो बुझाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति में धर्म की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे, अच्छे विचारों वे मूलों का समावेश वाला। राजनीति में धर्म की भूमिका कैसे होनी चाहिए? तो अच्छे विचारों वाला और नैतिक मूल्यों के समावेश वाला। 233 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 234 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, व्यक्ति को धर्म के आधार पर राजनीति में क्या अधिकार होना चाहिए? तो बाबू अपनी ज़रूरतें हित में मांग उठाने का ना, यही अधिकार होना चाहिए। 234 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अपनी ज़रूरतें हित में मांगे उठाने का अधिकार होना चाहिए व्यक्ति को धर्म के आधार पर राजनीति में ना। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं, इसमें कहा गया है, राजनीति को क्या देखना चाहिए? तो बाबू कोई धर्म भेदभाव या अत्याचार तो नहीं कर रहा, यह राजनीति को देखना चाहिए। अगर हमारे समाज में, हमारे देश में या किसी अन्य प्रांत में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है या फिर अत्याचार हो रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे बिल्कुल भी धर्म के नाम पर, रंग भेष के आधार पर बिल्कुल भी कोई भी भेदभाव ना हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।